हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? आपका रोजगार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सारे एग्जामों के लिए अति आवश्यक है उसको देखेंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, जेड मोड़ सुरंग के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ए ऑप्शन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। बी ऑप्शन है, यह सुरंग निर्माणाधीन जोजिला सुरंग के साथ मिलकर नागरिक और सैन्य यातायात दोनों के लिए बाल्टाल और लद्दाख तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करती है। यहाँ कथन ए और बी है, आप देखिए। क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा ऑप्शन है केवल बी, तीसरा ऑप्शन है ए और बी और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। हम लोग कुछ जेड मोड़ सुरंग के बारे में जानते हैं, समझते हैं। जेड मोड़ सुरंग जो है जोजिला जो सुरंग परियोजना है उसी का एक हिस्सा है। जेड मोड़ सुरंग कांगन और सोनमर्ग के बीच बना हुआ है, जिसका लेंथ 6.5 या 6.4 किलोमीटर है। एल्टीट्यूड इसका मतलब 8,500 फीट ऊंचाई पर है। इसकी कैपेसिटी 1,000 व्हीकल प्रति आवर है। लगभग इस सुरंग को बनाने में 2700 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। हम यहाँ देखते हैं ये जेड मोड़ सुरंग है। यहाँ का जो रोड है वो जेड की तरह है, इसलिए इस सुरंग का नाम जेड मोड़ सुरंग पड़ा है। यहाँ देखते हैं ये जो है सुरंग, ये जोजिला टनल है। इसी परियोजना का ये एक हिस्सा है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6.5 किलोमीटर लंबे सुरंग, हम जानते 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुरंग का उद्घाटन किया था, इसलिए कथन यह सही है। और बी कथन कह रहा है जोजिला सुरंग के साथ मिलकर नागरिक और सैन्य यातायात दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, यह भी कथन सही है। इसीलिए ऑप्शन 3 सही होगा, ए और बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक साइड में आपको हिमनद दिया हुआ है और दूसरी साइड में नदी दिया हुआ है। पहला है बंदरपुछ हिमनद। इससे कौन सी नदी निकलती है? इससे यमुना नदी निकलती है, जो कि ये बंदरपुछ जो हिमनद है वो उत्तराखंड में है। बंदरपुछ से यमुना निकलती है। यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा है बारासिगरी से चेनाब नदी निकलती है। बारासिगरी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। बारासिगरी जो हिमनद है वह हिमाचल प्रदेश में है और वहाँ से चेनाब नदी निकलती है। मिलाम जो है वो उत्तराखंड, ये मिलाम हिमनद उत्तराखंड में, कहाँ है? उत्तराखंड में। और यहाँ से जो नदी निकलती है वो निकलती है गौरी गंगा। तो और मंदाकिनी नदी जानते हैं कहाँ से निकलती है? मंदाकिनी नदी आपको केदारनाथ
केदारनाथ के चोराबाड़ी जो है हिमनद है, चोराबाड़ी हिमनद है। कौन सा हिमनद? चोराबाड़ी, वहाँ से निकलती है। इसलिए ऑप्शन ये जो तीसरा कथन है वो गलत है, क्योंकि मिलाम से जो निकलती है नदी उसका नाम गौरी गंगा है। सियाचिन से निकलने वाली नदी नुब्रा है। और जेमू से निकलने वाली नदी, जेमू जो है सिक्किम में है। कहाँ पे? जेमू सिक्किम में। जेमू कहाँ है? सिक्किम में। और इससे निकलती है जो नदी उसका नाम है तीस्ता। कौन सी नदी? तीस्ता। इसलिए कथन 5 भी गलत है। मानस नदी हिमालय के जो तलहटी एरिया है वहाँ से निकलती है। अब देखते हैं, एक कथन 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ही है 1, 2 और 4, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सुमेल कीजिए। सूचियों में दिए गए कुट के सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सागर कुलीन दिया, क्या दिया है? सागर कुलीन, और उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है। सागर कुलीन क्या होता है? सागर कुलीन समुद्र के किनारे बालुओं का जो रेत आ जाता है, लहरें जो बालू ला के इकट्ठा करती हैं, उससे जो बनता है भूखंड, उसको हम कहते हैं सागर कुलीन। जो दीघा जो है वो पश्चिम बंगाल में है। गोपालपुर ये उड़ीसा। कलांगुट गया गोवा, और मरीना तमिलनाडु। इसलिए ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन में है 1, 2, 4, 3। यहाँ देखते हैं कथन ए पश्चिम बंगाल में, मतलब 1 का 2 ऑप्शन में है, बी और सी में। ये ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत हो गया, इसको छाट देंगे। अब फिर देखें दूसरा गोपालपुर, तो गोपालपुर उड़ीसा, बी का 3 इसमें है। इसलिए कथन जो ऑप्शन सी है वो भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत, कहाँ? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा क्या कहलाती है? ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए, बताइए क्या होगा आंसर। जो गंगा नदी है उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा के पास जाके गिरती है। ये बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा के नाम से जानी जाती है। क्या नाम से? पद्मा। जो हुगली नदी है जिसके किनारे कोलकाता शहर बसा है, ये गंगा नदी की वितरिका है। वितरिका वो नदी होती है जो किसी नदी के समुद्र में मिलने से पहले उससे इसकी शाखाएँ निकलती हैं। वो जो शाखा निकल के जहाँ अलग से रूप से समुद्र में मिलती है उसे वितरिका नदी कहते हैं। तो हुगली वितरिका नदी है। मेघना एक बांग्लादेश की एक नदी है। लोहित नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है हुगली
गंगा की वितरिका नदी है। इसलिए इसका आंसर ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये भी। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? किसका? ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा। जो भारत में मानसून आता है उसकी दिशा क्या होती है? हम लोग देखते हैं मानसून जो भारत में प्रवेश करता है दो साइड से प्रवेश करता है। एक ये हमारा है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये जो इधर से जो जा रही है ये हो गया वेस्ट साउथ, दक्षिण पश्चिम, और ये है उत्तर पूर्व। इधर से जो मानसून जा रही है या पवनें बहती हैं उनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। अर्थात ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। ऑप्शन यहाँ देखते हैं किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन में है दक्षिण से उत्तर, ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में है दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यह भी गलत हो गया। यहाँ दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यह भी ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन बचा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से। इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, अर्थात किस देश से लिया गया है? इसका स्रोत क्या है मौलिक कर्तव्य का? हम जानते हैं 42वें संविधान संशोधन, संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। यह स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन से। तो ये जो मौलिक कर्तव्य का विचार आया है ये हमारे देश में रशिया से लिया गया। किससे? रूस से। रूस अर्थात पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। अमेरिकी संविधान से मौलिक फंडामेंटल राइट FR लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से FR लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन जो पावर है, शक्ति है, यह प्रोसेस है, वो भी हमें अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता बंधुत्व का विचार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ये बताइए हमारे संविधान में हमारे देश में कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं? मुख्यतः 3 हैं। कितनी हैं? 3। कौन कौन? IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा है IFS।
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। मात्र 3 अखिल भारतीय सर्विस में ये होता है, इसका मतलब इसके लिए जो एग्ज़ाम होता है या जो प्रोसेस है वो केंद्र सरकार कराती है, लेकिन इसके अंतर्गत जो भी सेवाएं मतलब सेवा अधिकारी होते हैं वो राज्य और केंद्र दोनों के लिए कार्य करते हैं। अनुच्छेद 310 केंद्र या राज्य के अधीन समय की अनुच्छेद 310 केंद्र एवं अधीन सेवाओं की पदावधि के बारे में बात करता है। पदावधि के बारे में बात करता है। कौन सा? अनुच्छेद 310। अनुच्छेद 311 जो 311 है ये बर्खास्तगी। अनुच्छेद 311 इन सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं, सर्विस करने वाले होते हैं, उनकी बर्खास्तगी के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 313 सेवाओं में जो शर्तें होती हैं शर्तों को बदलने के बारे में बात करता है। किसके बारे में? शर्तों के बारे में। बदलने के बारे में बात करते हैं। और अनुच्छेद 312 राज्यसभा को ये शक्ति देता है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं को शामिल कर सके। मतलब राज्यसभा किसी भी सर्विस को अखिल भारतीय सर्विस में शामिल कर सकता है। ये पावर केवल राज्यसभा को दी गई है। सृजन नई सर्विस राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 312 के अंतर्गत। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है उद्देश्य का, बी है मूल अधिकार, सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य नागरिकों के कर्तव्य के बारे में बात करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य या सरकार को निर्देश देता है। सरकार को दिशा निर्देश देता है। क्या देता है? दिशा निर्देश। मूल अधिकार नागरिकों को अधिकार देता है तथा राज्य पर प्रतिबंध लगाता है। जो मेरा फंडामेंटल राइट है या मूल अधिकार है वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। मतलब न्यायालय के थ्रू हम लागू करा सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीएसपी उसको हम न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं करा सकते, अर्थात न्यायालय के में जाकर हम उसको लागू नहीं करा सकते हैं। उद्देश्य का जो है ये हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है
या उद्देशिक प्रस्तावना है या उद्देशिका है, वो हमारे संविधान के निर्मित नीति निर्माताओं का विचारों को प्रकट करता है या उनका मत है जो इसमें शामिल है उद्देशिका में। संविधान की व्याख्या करना होता है तो न्यायालय उद्देशिका का सहारा लेता है। जो उद्देशिका है इसका आधार 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में 1946 में संविधान सभा में नेहरू के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव ही उद्देशिका का आधार है, जो 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। इसलिए हम यहाँ देखते हैं संविधान के निर्माताओं का मत हमारे उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ए ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक, बी है अध्यात्मात्मक, सी है संसदात्मक और डी है अर्ध लोकतंत्रात्मक। जो शासन प्रणाली है, शासन ये दो तरह का होता है, लोकतंत्र, दूसरा होता है समाजवाद। लोकतंत्र भी दो तरह का होता है, एक संसदीय अध्यक्ष। ये दो तरह का होता है, लोकतांत्रिक होता है, समाजवादी होता है। जो लोकतांत्रिक होता है शासन प्रणाली वो भी दो तरह का होता है, संसदीय और अध्यक्षीय। संसदीय में क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के द्वारा ही सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुने जाते हैं। समाजवादी में कुछ लोग ही चुनते हैं। लेकिन लोकतंत्र में भी दो तरह का है, संसदीय और अध्यक्षीय। संसदीय में क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अध्यक्षीय में जो कार्यपालिका है और विधायिका है दोनों अलग अलग होती है। हमारे देश में देखते हैं जो कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए हमारे यहाँ की जो शासन प्रणाली है वह संसदात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1909, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। हम देखते हैं द्वैत शासन प्रणाली की बात पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। संघीय व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता की बात सर्वप्रथम 1935 के भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम में कही गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात सर्वप्रथम 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अर्थात 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में कहा गया है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में देखते हैं कि मुस्लिमों के लिए अलग से मुस्लिमों के निर्वाचन के लिए अलग से निर्वाचक ऐसी मंडल की बात की गई थी, या निर्वाचक प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। इसलिए इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने
निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या है? नवजीवन पत्रिका जो है साप्ताहिक पत्रिका थी, गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी, साप्ताहिक थी, लेकिन ये भारत में शुरू किया गया था। इंडिया गजट अंग्रेजी पत्रिका थी जो भारत में शुरू की गई थी। इंडिया गजट जो पत्रिका थी उसे बर्नार्ड मेन्स्की और पीटर रीड, कौन कौन? बर्नार्ड रीड और पीटर रीड और बर्नार्ड ने शुरू की थी। अफ्रीकन जो है यह भाषा साउथ अफ्रीका की भाषा है, साउथ अफ्रीका की भाषा है। इंडियन ओपिनियन ये जो पत्रिका थी इसे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। इस पत्रिका में वो भारत के बारे में लोगों को बताते थे। ये पत्रिका अंग्रेजी, कहाँ? अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, और तमिल में प्रकाशित होती थी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा डी, ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या दिया गया है? सूची 1 में सत्याग्रह के बारे में दिया गया है और बी में उससे संबंधित व्यक्ति के बारे में। देखते हैं यहाँ क्या है। पहला है बारदोली सत्याग्रह। हम लोग जानते हैं बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। कब? 1928 में। और इसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए एक का 2 हो गया। बी ऑप्शन है भारतीय किसान संस्थान। इसके बारे में जानते हैं, इसको शुरुआत किया था NG रंगा। बंगाल पंजाब पार्टी, इसकी शुरुआत फजलुल हक ने किया था। बकासत संघर्ष से संबंधित थे शाहजानंद सरस्वती, स्वामी शाहजानंद सरस्वती। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन। ये ऑप्शन का सही उत्तर होगा 2। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में देखते हैं, एक का है 2। तो और सब आंसर जो ऑप्शन है A, C और D ये गलत हो गया। सही आंसर होगा B। अब हम मिला लेते हैं। एक का 2, एक का 2, B का 4, B का 4, C का 3 और D का 1, इसलिए सही आंसर होगा B। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? क्या? सार्वजनिक रोष, सभी लोग इसके खिलाफ हो गए। किस कारण से? पहला है इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया। इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया। सी है इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। क्या किया? इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। डी ऑप्शन है इसने श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। हम लोग जानते हैं 1919 में रॉलेट एक्ट आया था भारत में पास किया गया था। भारत में आया, ये कहने का अर्थ है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना केस चलाए, मुकदमा चलाए कितने भी समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इस एक्ट की ये विशेषता थी, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी में कह रहा है बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था और रॉलेट एक्ट ने, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? यहाँ पूछ रहा है भारत किस वर्ष आया। हम लोग जानते हैं साइमन कमीशन 1927 में बना था। 1927 में बना, 1927 में गठन हुआ था। लेकिन भारत में 1928 में भारत आया। कब आया भारत? 1928 में आया। 1919 के भारत शासन अधिनियम जो बना हुआ था, एक्ट था, उसी का मूल्यांकन करने के लिए कमीशन 10 साल पर बनने वाला था। तो उसी का मूल्यांकन करने के लिए साइमन कमीशन को वो गठित किया गया था, जिसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया था और गो बैक साइमन का नारा दिया था, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं थे। भारतीयों को लगता था कि हमारी बात को इस कमीशन में, इस आयोग में नहीं सुना जाएगा, क्योंकि कोई भी सदस्य भारतीय नहीं है। इसलिए इस कमीशन का बहिष्कार किया गया था। अब यहाँ देखते हैं कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो ऑप्शन में देखते हैं, ये ऑप्शन है 1927, तो ये गलत है। ऑप्शन बी है 1928, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1928, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन बहुत आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्टर्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिमी के पख्तून जनजातीय क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का। डी ऑप्शन है उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का। ऑप्शन सी है राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिवादी विचारधारा अपनाने को। डी ऑप्शन है पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। हम लोग जानते हैं, देखते हैं, जो खुदाई खिदमतगार थे या रेड शर्टर्स को लाल कुर्ती भी कहा जाता था। खुदाई खिदमतगार का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्चिमी सीमांत प्रांत में किया थे। इन्हें उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का गांधी भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये पहले भारतीय थे, पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। कौन थे? विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, क्योंकि जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत जो उस समय आज़ादी से पहले था वो भारत का हिस्सा था, लेकिन आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है। इसीलिए वो पहले खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। इन्होंने ही खुदाई खिदमतगारों का जो समूह था उसका गठन किया था। इनका उद्देश्य, इन्होंने आह्वान किया था पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता को और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया था। इसलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। इनके देखते हैं, इनकी विचारधारा अहिंसा थी। विचारधारा इनकी अहिंसा, सामाजिक सुधार, और राष्ट्रीय एकता थी। इसलिए हम यहाँ देखते हैं राष्ट्रवादी एकता, पठानों की क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष
का आह्वान खुदाई खिदमतगारों ने किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में हुई थी। इनके प्रमुख नेता थे नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नीतू मसानी, अच्युत पटवर्धन। इन्होंने पटना में, कहाँ पर? पटना, बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, जिसकी विचारधारा समाजवादी थी। इसलिए यह देखते हैं इस क्वेश्चन में, पहला ऑप्शन है दिल्ली में, गलत है। बी ऑप्शन है नासिक में, यह भी गलत है। ऑप्शन सी है पटना में, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और डी है गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को मूलतः दो भागों में बांटा गया है। इकोनॉमी को दो भागों में, पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी में क्या होता है? पूंजीवादी में जो मूल्यों का निर्धारण होता है वो मांग के अनुसार होता है, अर्थात इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उपभोक्ता और उत्पादन जो करता है उसके थ्रू ही पूंजीवादी व्यवस्था में मूल्य का निर्धारण होता है, जबकि समाजवादी व्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। सरकार का हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है। जो संसाधन होते हैं उस पर सरकार का हस्तक्षेप होता है। सारा कार्य इकोनॉमी से संबंधित सरकार करती है। तो हम लोग देखते हैं भारत में जो अर्थव्यवस्था है ना तो पूंजीवादी है ना ही समाजवादी है, तो क्या है, इस दोनों का मिश्रित रूप है, मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों को भी अपने उद्योग को बढ़ावा देने का अधिकार है या उस तरह का माहौल मिलता है, और सरकार भी मूल्यों का निर्धारण करती है जिससे जो भारत के गरीब हैं उनका भी कल्याण हो सके। मतलब भारत हमारा एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य है, इसलिए हमारे देश में देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात ऑप्शन जो ए है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काली क्रांति संबंधित है। क्या? काली क्रांति। ए ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन, बी है कोयला उत्पादन, सी है कच्चा तेल उत्पादन, डी है सरसों उत्पादन और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात या उपरोक्त में से एक से अधिक। हम लोग कुछ देखते हैं क्रांति से संबंधित तथ्य। यहाँ कहता है हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। ग्रे क्रांति अदरक उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा प्याज उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन से।
और काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। इसलिए यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, काली क्रांति। तो ऑप्शन सी में है कच्चा तेल उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, सरसों पीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खदानों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। मतलब सरकार को सलाह या अनुशंसा कौन करता है? पहला ऑप्शन है योजना आयोग, दूसरा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय और डी है सिंचाई मंत्रालय। हम लोग देखते हैं भारत में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसकी अनुशंसा करने के लिए 1965 में कृषि मूल्य आयोग का निर्माण किया गया था, जिस 1985 में इसका नाम परिवर्तित कर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये सरकार को अनुशंसा करता है किसी भी जिन्स का मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए। लगभग हमारे देश में 23 जिन्सों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, अर्थात सरकार अपने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर उन वस्तुओं को, उन जिन्सों को खरीदती है। किसके थ्रू? FCI के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अगले क्लास में कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में सब को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।